जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 यानी पादप जगत से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। पिछले 20 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं इन टॉपिक से, उन सारे प्रश्नों को एक करके देखेंगे और किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रश्न पिछले 20 वर्षों में पूछा गया है। इससे पहले हम लोग 11 चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए। फिजिक्स, बायो, ज्योग्राफी सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। इसके साथ ही हमने बहुत सारे बुक का वीडियो बनाया है, उन सारे प्रश्नों को लिया है। तो अगर आपको जो सही लग रहा है जाके देखिए। आज हम लोग इस वीडियो में पादप जगत तो पढ़ेंगे ही, इसके साथ ही और चैप्टर का अध्ययन करेंगे। वो सारे कौन सा चैप्टर है देखिए। पादप आकारिकी है यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद आता है पादप कार्यकी यानी प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 के एग्ज़ाम में जो आया था, देखिए ग्रुप डी में, और 2018 में ग्रुप डी, 2016 में जो एनटीपीसी में हुआ था, सारे प्रश्न को लिया गया है। और आप कहिएगा कि ये 2020-21 में सीबीटी एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ है, वो सारे प्रश्न कहाँ हैं? तो उसका ऑफिशियल पेपर का एनालिसिस अलग प्ले लिस्ट में कर दिए हैं, जो कि 135 सेट का है। तो उन सारे प्रश्नों को आप जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। उन सारे प्रश्नों को आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्ले लिस्ट ये पीडीएफ लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम से जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पौधों में जलन यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फिर अगला चैप्टर है आर्थिक महत्व के जीव एवं वनस्पतियाँ। फिर उसके बाद अगला चैप्टर है आनुवांशिकी, इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद है प्रमुख जैव वैज्ञानिक आविष्कार। उसके बाद है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसके साथ ही एक लास्ट टॉपिक और बचेगा, उसे भी हम देखिए किस प्रकार से। उसके बाद है लास्ट टॉपिक 20 यानी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में मिसलेनियस प्रश्न जो भी बनते हैं उन सारे प्रश्नों को फिर नेक्स्ट वीडियो में, 2 टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बुक जो है खान सर का प्रीवियस ईयर का बुक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था। तो एक तरह से आपने देख लिया कि कौन कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले आपको एक बार देख लेना चाहिए कि किस टाइप से प्रश्न पढ़ना है, और जो पहले पढ़े हुए हैं उसे ये रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, पहले तो देख लीजिए। चलिए पहला प्रश्न है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे डैश का निर्माण करती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, युग्मनज का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं के सहने की क्षमता रखता है कि वह संभवतः डैश बना सकता है। तो उसका आंसर होगा इंडोस्पोर्स। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो इसका आंसर होगा जीवाणु इन सभी जगहों पर निवास कर सकते हैं। आंसर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो राइजोबियम
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है राइजोबियम। और यह कहाँ पाया जाता है? तो दलहनी पादपों के जड़ में पाया जाता है। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? दूध को दही में बदलने के लिए, तो यहाँ आप एक शब्द याद रखिएगा, दूध से संबंधित जो भी शब्द होगा लैक्टो आपको याद रखना है। तो दूध जो ही आप दूध की चर्चा जो ही हो तो लैक्टो ज़रूर याद रखिएगा। यानी दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल किया जाता है। और दूध में जो पानी की मात्रा जानने के लिए, यानी दूध की शुद्धता की मात्रा को जानने के लिए कौन से मीटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और एक प्रश्न और इससे आपको याद रखना है, दूध जब खट्टा हो जाता है तो कौन सा एसिड का फॉर्मेशन होता है, यानी कौन सा एसिड का निर्माण होता है? तो ये लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। तो इस तरह से आप लैक्टो याद रखिएगा, तो इस सारे प्रश्न दूध से संबंधित प्रश्न आपको बन जाएंगे। और दूध में सफ़ेद रंग किस वजह से होता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन की वजह से दूध का रंग सफ़ेद होता है। और दूध का रंग थोड़ा पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन की वजह से दूध का रंग थोड़ा पीला होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र, केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का अर्थ है कि यानी अर्ध विकसित कोशिका, तो किस में होगा? ये मोनेरा जगत में होंगे। आंसर बी। अगला प्रश्न है, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था? तो इसका आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया। सर्वप्रथम पृथ्वी पर आया था साइनोबैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, अमीबियासिस के कारण क्या होता है? अमीबियासिस के कारण पेचिश रोग हो जाता है। आंसर बी। बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो डैश होते हैं। बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो क्षरनुमा होते हैं। बैसिली कैसे होते हैं? क्षरनुमा होते हैं। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजिला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो मोनोट्राइकस कहा जाता है। मोनोट्राइकस, ये RRB JEE 2019 में पूछा गया है। तो यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजिला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? मोनोट्राइकस कहा जाता है। आंसर बी। एसेरिकिया कोलाई डैश में पाया जाता है? तो एसेरिकिया कोलाई पाया जाता है मनुष्य की आंत में, और यह पाचन तंत्र में मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित है? मोनेरा समूह से संबंधित है डाइटम मोनेरा समूह से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? प्लाज्मोडियम बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। हाइड्रा मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। अगला प्रश्न है, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है? तो इसका आंसर होगा बीजाणु जनन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रित संरचना वाले पादप आते हैं? सबसे केंद्रित संरचना वाले पादप आते हैं थाइलोफाइटा, और ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। अगर आपको बताना है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा फैमिली कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जगत है, जबकि ये थाइलोफाइटा पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। अगला प्रश्न है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कौन करता है? तो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? तो इसका आंसर होगा मुकुलन।
और यह हाइड्रा में होता है। जैसे ये हाइड्रा है, थोड़ा बना के हम बताते हैं। ये हाइड्रा, ये इसमें फ्लैजिला होता है और ये इसमें हल्का मुकुल निकलता है और ये धीरे धीरे फिर बड़ा होता है और इसमें भी थोड़ा बड़ा होके ये टूट के अलग हो जाता है और यह एक स्वतंत्र जीव का निर्माण हो जाता है। तो मुकुलन की वजह से होता है हाइड्रा में प्रजनन। अगला प्रश्न है, डैश बहु विखंडन द्वारा जनन करता है। तो प्लाज्मोडियम बहु विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, प्लाज्मोडियम। लाइकेन प्लांट डैश डिवीजन से संबंधित हैं। तो थाइलोफाइटा वर्ग से संबंधित हैं लाइकेन। थाइलोफाइटा वर्ग से संबंधित हैं लाइकेन। तो थाइलोफाइटा में कौन कौन से वर्ग आते हैं? थाइलोफाइटा में आएंगे शैवाल, लिखने में प्रॉब्लम होता है, शैवाल, कवक, लाइकेन और एक मॉस जिसको कहते हैं लाइकेन को, एक आता है जीवाणु। तो ये थाइलोफाइटा वर्ग से संबंधित हैं 4 समूह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है? सेप्रोट्रॉप कुकुरमुता है, सेप्रोट्रॉप। और ये कुकुरमुता एक कवक है, इसमें अधिकतर प्रोटीन की मात्रा अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे डैश कहते हैं। तो इसे कहते हैं काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। मशरूम एक डैश है, मशरूम एक कवक है। मशरूम एक कवक है जिसे कुकुरमुता भी कहा जाता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। डैश एक बहुकोशिकीय जीव है। तो एगेरिकस एक बहुकोशिकीय जीव है, जबकि साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम, जीवाणु ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? तो राइजोपस बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है एंटोमोपैथोजेनिक। एंटोमोपैथोजेनिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे से कौन सा बडिंग पुनरुत्पादित होता है? तो नीचे से खमीर और हाइड्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थाइलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? तो थाइलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है कौन? रिक्सिया। जबकि कारा, उल्वा, स्पाइरोगायरा ये थाइलोफाइटा वर्ग से संबंधित हैं। डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। मुकुलन में ये बडिंग द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड माल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं? तो राइजोपस ब्रेड माल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिए तो डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है मीथेन। अगला प्रश्न है, डैश समूह के पौधों को समानता शैवाल कहा जाता है? तो थाइलोफाइटा समूह के पौधों को समानता शैवाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित है। तो ये थाइलोफाइटा समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? तो कारा एक इनमें गैर संवहनी पौधा है। एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे थाइलस कहा जाता है। एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और सब्जियां, पत्तियां नहीं पाया जाता है उसे थाइलस कहा जाता है। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? स्पाइरोगायरा। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से डैश पाए जाते हैं।
तो इसका आंसर होगा ये पानी में पाए जाते हैं। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और यह कहाँ पाए जाते हैं, तो पानी में पाए जाते हैं अधिकतर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है, तो क्लाइडोमोनास एक कोशिकीय हरित शैवाल है। डैश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, तो ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं क्योंकि ये ज़मीन पर भी और पानी में भी उग सकते हैं, तो इसे पादप जगत का ब्रायोफाइटा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है, तो चारा एक ब्रायोफाइटा नहीं है, जबकि मार्केसिया, रिक्सिया और फ्यूनेरिया ये सभी ब्रायोफाइटा हैं, जबकि चारा एक ब्रायोफाइटा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइड्स के बारे में गलत है, तो इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ एवं पत्तियां होते हैं, ये गलत है। जबकि कौन सा सही है, तो इसको भी जानकारी होनी चाहिए। तो इनकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रोग के समान होती है। ये ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मल की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार होते हैं। वे विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को डैश कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा राइजोइड्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में डैश होता है। स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में विखंडन और पुनर्जनन दोनों होता है। विखंडन और पुनर्जनन दोनों होता है, यानी आंसर डी होगा। डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमीटाफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिसकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो इसका आंसर होगा टेरिडोफाइटा, आंसर बी। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं, फूल नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में फूल नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं, तो मार्सिलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है, तो मार्सिलिया को विभाजित किया जा सकता है, जबकि मार्केंसिया, फ्यूनेरिया और कारा इन सभी को विभेदित नहीं किया जा सकता है। मार्सिलिया एक ऐसा पौधा है जिसे विभेदित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं, मार्सिलिया में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, आवरण रहित यानी आवरण नहीं होगा, यानी नग्न बीजी, तो देवदार में आवरण नहीं होते हैं, नग्न बीजी होते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी ट्रिक होता है, तो याद रखिएगा, छोड़िए उसको बाद में बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डैश नग्न बीजी होते हैं, तो इसका आंसर होगा पाइनस नग्न बीजी होते हैं। अगला प्रश्न है, अनावृत या नग्न बीज डैश में निर्मित होते हैं, तो इसका आंसर होगा अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म में निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म के आमतौर पर डैश प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। तो इसका आंसर होगा अनावृत। निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है, तो चीर एक जिम्नोस्पर्म है, चीर। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं क्या कहलाती है, तो इसका आंसर होगा फेनरोगैम। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं
वैसे कहा जाता है फेनरोगेम्स। ट्रिक वाली जो भी कन्फ्यूजन वाला टॉपिक होता है, जैसे जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, विषाणु के द्वारा होने वाले रोग, यार और बहुत सारे जो ट्रिक के द्वारा याद करना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे। उसके लिए अलग सा प्लेयर लिस्ट रहेगा। जो जनरली कन्फ्यूजन वाले सवाल होते हैं, जो ट्रिक के माध्यम से याद करना ठीक रहता है। जनरली आप लोग धीरे धीरे सारे चीज़ पढ़िए एक तरफ से, और जहाँ जो चीज़ प्रॉब्लम होगा, जो चीज़ याद करने में दिक्कत होता है, उसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसमें बेसल्स प्रमुख जल संक्रमण कोशिकाएं हैं? तो इसका आंसर होगा एंजियोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागण होता है? आवृतबीजी में परागण होता है। एंजियोस्पर्म यानी आवृतबीजी के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं? तो इसका आंसर होगा पुष्प में स्थित होते हैं। सॉरी। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन डैश का गुण है? द्विनिषेचन आवृतबीजी का गुण है। द्विनिषेचन आवृतबीजी का गुण है। वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं। तो इसका आंसर होगा द्विबीजपत्री पौधे। आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्मिक पौधे की पत्तियों में डैश प्रकार की शिरा रचना होती है? तो इसका आंसर होगा 2 प्रकार की शिरा रचना होती है। आंसर सी। डैश द्विबीजपत्री पौधा है? तो शकरकंद का बेल द्विबीजपत्री पौधा है। अगला प्रश्न है, डैश एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट पौधा है? तो लहसुन एक मोनोकॉट पौधा है, यानी एक बीजपत्री पौधा है। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स बिना मिट्टी का पौधा को कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स। अगला प्रश्न है, एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं? तो इसका आंसर होगा यांत्रिक आलंबन के लिए एपीफाइट। हर्बेरियम है। हर्बेरियम एक केंद्र जहां पादपों के सूखे नमूनों का संरक्षण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? तो पिचर प्लांट यानी बटरबट मांसभक्षी पौधा है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ भूमिगत खाद्य तना है? भूमिगत खाद्य तना है अदरक। पादप और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में, तो पादपों में स्थानगत निरंतर वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा तीव्र गति से बढ़ता है? यूकेलिप्टस तीव्र गति से बढ़ता है। आलू किस कुल का है? आलू है किस कुल का? आलू सोलेनेसी कुल का पौधा है। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन लेग्यूमिनेस कुल में आता है? तो ये दाल लेग्यूमिनेस कुल में आता है। तो इस वीडियो में इतना नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी एक 12वां टॉपिक यानी पादप जगत के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद है पादप आकारिकी, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, चलिए उसे देखते हैं। सारे प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। बार बार हम बोल रहे हैं आपको, एग्ज़ाम के जाने से पहले, एग्ज़ाम होने से पहले आपको सारे वीडियो को एक बार देख लेना है, रिकॉल कर लेना है। रिवीजन की पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन इसी प्रकार से रिपीट होते हैं। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा रूट हेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी पौधे के वनस्पतिक भाग होते हैं? किसी पौधे के वनस्पतिक भाग जड़, तने, पत्तियां होती हैं। खाना बनाने एवं खाद्य हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है? तो ये भूमिगत तना है। हम आलू के पौधों का कौन सा भाग खाते हैं? हम आलू के पौधे का भाग, तना भाग खाते हैं। आलू को कौन से भाग को खाते हैं? तना भाग खाते हैं। देखिए आप वीडियो कैसा लगता है
कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो अच्छा लिखिए, ख़राब लगता है तो वैसा बताइए कि क्या चीज़ इम्प्रूव किया जा सकता है। तो तभी तो हमको मालूम चलेगा और तभी हमको न्यूज़ सुधार करके आपके सामने वीडियो रखेंगे, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो। अगर नहीं बोलिएगा, नहीं बताइएगा तो पता कैसे चलेगा कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये लिखिए। अच्छा लगता है तो लाइक भी किया कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। जितना ज़्यादा आप दूसरों को भलाई कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहिएगा, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए सबको मिल बांट के शेयर करके पढ़ना चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, फिर आगे बात होगी। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनें। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत भोजन का संश्लेषण करती है। ये गलत कथन को चुना है, ये गलत कथन है, सी नंबर। जबकि कौन सा सही है, तो आंतरिक भागों की रक्षा करती है, पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है और गैसों का आदान प्रदान करती है। ये पत्तियों के कोशिकाओं के ऊपरी और निचली परत का कार्य है। पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? तो इसका आंसर होगा पत्तियां। गैसों के आदान प्रदान में सहायक करता है पत्तियां। और किसके माध्यम से? रंध्र के माध्यम से। और हिंदी में तो कहते हैं उसे रंध्र, और इंग्लिश में उसे क्या कहा जाता है? तो स्टोमाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान डैश माध्यम से होता है? तो इसका आंसर होगा रंध्र के माध्यम से होता है, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है स्टोमाटा। रंध्र स्थित होते हैं, तो रंध्र कहाँ स्थित होते हैं? जहाँ गैसों का आदान प्रदान होगा, और गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है। तो इसका आंसर होगा पत्तियों में। रंध्र कहाँ स्थित होते हैं? पत्तियों में स्थित होते हैं। डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। फूल के दो प्रजनन अंग होते हैं, एक पुंकेसर, एक स्त्री केसर। और स्त्री से समझ लीजिए कि वो मादा ही होंगे, तो यानी फूल का एक मादा प्रजनन अंग कौन सा होता है? स्त्री केसर होता है, और पुंकेसर होता है नर जनन अंग। अगला प्रश्न है, डैश अंडप का एक भाग नहीं है? तो पुंकेसर अंडप का भाग नहीं है। ये पुंकेसर नर प्रजनन अंग में होते हैं, और पुंकेसर में ही परागकण होते हैं, और ये परागकण जब स्त्री केसर मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इसे परागन कहा जाता है, और उसके बाद फ्यूजन होता है और अंडाशय में जाके तब युग्मनज का निर्माण होता है। तो इसमें पूछा गया है कि डैश अंडप का एक भाग नहीं है? तो पुंकेसर अंडप का भाग नहीं है, ये नर जनन अंग है। जबकि अंडप का कौन सा भाग है? तो अंडप में वर्तिकाग्र पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है, और अस्टाइल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश ये पुंकेसर के भाग हैं? तो इसका आंसर होगा परागकोश और पुतंतु। परागकोश और पुतंतु पुंकेसर के भाग हैं। डैश एक लिंगी पुष्प होता है? तो पपीता एक लिंगी पुष्प होता है, ये याद रखना है। एक लिंगी पुष्प का मतलब क्या होता है कि जिसमें स्त्री मादा जनन अंग और स्त्री जनन अंग यानी स्त्री केसर यानी पुंकेसर स्त्री केसर दोनों अलग अलग फूल में होते हैं, तो उसे एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। लेकिन जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही फूल में मौजूद होते हैं, उसे कहा जाता है द्विलिंगी पुष्प। अगला प्रश्न है, डैश को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है? तो उभयलिंगी फूल सरसों हो गया उभयलिंगी फूल। इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में होते हैं। फूल के नर प्रजनन भागों को डैश कहा जाता है? तो फूल के नर प्रजनन भागों को पुंकेसर कहा जाता है। फूल के हिस्से जिस भाग पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है पुष्पासन। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे कहा जाता है पुष्पासन। जैसे ये हुआ, ये पुष्प हो गया, मन किया हमको इतना अच्छा बनाने नहीं आता है, तो ये जो आधार है इसे ही कहा जाता है
पुष्पासन कहा जाता है। आंसर बी। अगला प्रश्न है परागकण किसमें पाए जाते हैं? तो परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। परागकण कहाँ पाए जाते हैं? परागकोश में पाए जाते हैं और ये पुंकेसर का एक भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? पुष्प के मध्य में कार्पेल स्थित होता है। पुष्प के मध्य में कौन सा भाग स्थित होता है? कार्पेल। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? एक फूल के प्रजनन का भाग पुंकेसर और कार्पल्स दोनों हैं। आंसर ए। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों मौजूद होना चाहिए। अगला प्रश्न है पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो शीर्ष भाग को कहा जाता है वर्तिकाग्र। जैसे ये ऐसे होता है, तो ये जो भाग है इसे कहा जाता है वर्तिकाग्र और इसे कहा जाता है वर्तिका, और ये जो छोटा छोटा इसे होता है इसे कहा जाता है पुंकेसर। और यहाँ से जो परागकण इस पर आते हैं तो जब होता है परागन, जिसे पॉलिनेशन कहा जाता है, यहाँ अंडाशय होता है तो ये यहाँ से पराग निकलता है धीरे धीरे और यहाँ से फ्यूजन होता है। तो इस प्रकार से फूल में जनन क्रिया होती है। अगला प्रश्न है पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है? पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है कार्पेल। आंसर डी। डैश पौधे का नर प्रजनन अंग है? नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। पुंकेसर पौधे का नर प्रजनन अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता है? वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता है फूल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रहरों में विकसित होते हैं? आगामी प्रहरों में विकसित होते हैं परांकुर। डैश बीज के 3 भाग हैं? तो बीज के 3 भाग बीजपत्र, मूलांकुर और परांकुर। आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के डैश में संग्रहित करते हैं? तो इसका आंसर होगा कोटिलेडोन। डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। खाद्य भंडार के रूप में कार्य बीज पत्र करते हैं। टमाटर क्या है? टमाटर एक फल है। टमाटर क्या है? टमाटर एक फल है। इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये टमाटर एक फल है लेकिन इसका प्रयोग फल के रूप में नहीं किया जाता है, ये सब्जी के रूप में किया जाता है, जबकि टमाटर क्या है? फल है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? यानी जिसमें बहुत अधिक बीज, एक से अधिक बीज नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा लीची। लीची में एक ही बीज पाया जाता है, जबकि पपीता, सेब, अनार इसमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, इसलिए इसे बहुबीजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? तो मटर एक फलीदार पौधा है। आंसर डी होगा। केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? केले का खाने योग्य हिस्सा अंतः फलभिति और मध्य फलभिति कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है? तो इसका आंसर होगा केला। अपने जीवन काल में एक बार ही फूल और फल देता है, उसके बाद उसका जीवन नष्ट हो जाता है, फिर नीचे से दूसरा पौधा उसी से निकलता है। अगला प्रश्न है डैश पादप का एक वर्धी भाग नहीं है? तो ये फल पादप का वर्धी भाग नहीं है। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है बोरोन।
निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? तो पत्ती एक श्वसन अंग है। इसी के माध्यम से पौधे श्वास लेते हैं, यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं। पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है वायु, जबकि वनस्पति, जानवर, ये दोनों पर्यावरण के जैव अवयव हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो हरे पौधे के कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से पौधे के लिए आवश्यक स्थूल पोषक तत्वों का चुनाव कीजिए। तो इसका आंसर होगा फास्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन। लोहा की आवश्यकता नहीं होती है। फास्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन, आंसर सी। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो सोडियम आवश्यक नहीं है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए, जबकि कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है बोरोन, आंसर डी। पौधे के किस भाग में जूट की प्राप्ति होती है? तो तना से जूट की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला, निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? तो ये दालचीनी छाल से ही होती है, हल्दी तना से होती है, लौंग पुष्प कली से होती है, यानी जड़ से इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक यानी मशरूम क्या है? तो इसका आंसर होगा फफूंदी है, यानी कवक है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अदरक एक तना है, ना कि एक जड़, क्योंकि इसमें पर्व तथा पर्व संधि होते हैं। अदरक एक तना है, ना कि जड़, इसमें पर्व तथा पर्व संधि होते हैं। बोगनविलिया पौधे अपनी शाखाओं पर आकर्षक रंग के लिए हैं। यह किसके विकास को प्रदर्शित करता है? तो सहायक पंखुड़ियों के विकास को प्रदर्शित करता है। अनानास एक है, अनानास कंपोजिट फल है। अनानास क्या है? एक कंपोजिट फल है। अब देखिए 13वां टॉपिक भी समाप्त हुआ। अब 14वें टॉपिक की ओर चलते हैं, 14वें चैप्टर के ओर चलते हैं, और इसमें है पादप कारिका यानी प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये सारे प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, और 2018 में जो प्रश्न आया था आपने देखा, ये साइंस की प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक रहती है। 25 प्रश्न ग्रुप डी में रहते हैं, और वो लेवल के प्रश्न रहते हैं, अच्छे प्रश्न होते हैं, और वो सारे प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं। देख रहे हैं 2018 में, सर 2018 में प्रश्न पूछा गया था, तो बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था। अगर आप उस टाइप के प्रश्न को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, बूझ लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में पास करने की यानी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत आगे बढ़ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप पढ़िए, समझिए, प्रश्न को याद करने की कोशिश कीजिए। पहले देखिए प्रश्न कौन कौन सा, एक बार में रटने की कोशिश नहीं, मतलब 2-4 बार पढ़ लीजिए। एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद 1-2 बार बुक पढ़ लीजिए, PDF ले, जहाँ से पढ़ना है एक ही चीज़ को 2-4 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा निश्चित रूप से। इसलिए हिम्मत नहीं आना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना। चलिए अगला प्रश्न है, इसका प्लांट फिजियोलॉजी का पहला प्रश्न है, गाढ़ कोशिकाओं में डैश प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं, जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है। तो इसका आंसर होगा पानी। पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन। पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है? जल हानि को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, आंसर डी। वन डैश द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं, तो इसका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं, आंसर सी। डैश स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है,
तो उच्च आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी अधिक रहेगी तो वाष्पोत्सर्जन थोड़ा घट जाएगा। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ट्रांसपीरेशन, जिसे कहते हैं हिंदी में वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। एक ही टाइप के प्रश्न देख रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, थोड़ा घुमा घुमा के। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन है। डैश पर पोषित पौधों की एक पद्धति नहीं है स्वचालित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण होता है यानी घटता है, और उसके बदले क्या चीज़ छोड़े जाते हैं? ऑक्सीजन ये पौधे छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है। और यह ऑक्सीजन किससे निकलता है? तो जल के अपघटन से ऑक्सीजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो इसका आंसर होगा पानी से आता है, यानी जल के अपघटन से आता है ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो ग्लूकोज का निर्माण होता है केल्विन साइकिल पर। अगला प्रश्न है, डैश फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है? तो ये P660, आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो ये क्लोरोफिल मौजूद होता है। और क्लोरोफिल में क्या मौजूद होता है? कौन से धातु मौजूद होता है? मैग्नीशियम, ये याद रखना है। पौधों में शर्करा का समान प्रवाही रूप डैश है? तो इसका आंसर होगा सुक्रोज। ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। तो ऑक्सीश्वसन, आंसर सी। O2 का उपयोग करके पायरोवेट का विभाजन डैश में होता है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। O2 का उपयोग करके पायरोवेट का विभाजन डैश में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत होते हैं? तो इसका आंसर होगा ATP। ATP का फॉर्म क्या होता है? तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुमात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? तो वायु श्वसन। वायु श्वसन के द्वारा ऊर्जा बाहर निकलती है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो श्वसन के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। डैश प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो श्वसन रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है, श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन है? तो पायरोवेट में विखंडन होता है। श्वसन प्रक्रिया में पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन है? पायरोवेट में विखंडन है। कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो अवायुजीवी ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सक्रिय परिवहन कहा जाता है। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है परासरण कहलाती है। पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं। फाइटोहार्मोन क्या है?
फाइटोहार्मोन प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ हैं फाइटोहार्मोन। आंसर सी। अगला प्रश्न है, हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑक्सिन। आंसर ए। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो जिब्रेलिक अम्ल। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिब्रेलिक अम्ल के द्वारा। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, वृद्धि हार्मोन हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में कार्य करता है, वृद्धि हार्मोन। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है, IAA। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सीन जानवरों में नहीं पाया जाता है, ये पौधों में पाया जाता है, जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन ये सभी जानवरों में पाए जाने वाले हार्मोन हैं। जिएटिन का उत्पादन डैश में होता है और इसे जाइलम में डैश तक पहुंचाया जाता है, जहां तक कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, तो इसका आंसर होगा जड़ें टहनी। निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है, तो इसका आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है, तो एब्सिसिक एसिड पादप हार्मोन ऐसा है जो वृद्धि को रोकता है। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डैश पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता। देखिए क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है एक ही साल में विभिन्न शिफ्टों में, तो इस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार आपको कह रहे हैं कि याद करने के लिए, मतलब कि सुनने के लिए, देखने के लिए क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन्स। प्रश्न क्या था, तो डैश पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, तो ये साइटोनिन्स ये हार्मोन्स हैं। पौधों में स्रावित होने वाला यह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है, तो ये ऑक्सीन कहलाते हैं। डैश पादप हार्मोन नहीं है, बार बार क्वेश्चन है ये, उस समय पूछ रहा था कौन से ये जानवरों का हार्मोन नहीं है, अब है इसमें कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, यानी ये चारों में से 3 तो पादप हार्मोन है जबकि एक नहीं है, तो कौन नहीं है, तो एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन एक जंतु हार्मोन है, जबकि ऑक्सीन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड। अगला प्रश्न है, अनुवर्तन अधिकांशता दर्शाता है, तो इसका आंसर होगा किसी पौधों का दिशात्मक विकास। अगला प्रश्न है, फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है। फोटोट्रोपिज्म पौधों का प्रकाश की दिशा में बढ़ना फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। पौधे के किसी अंग की वृद्धि यानी गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है धनात्मक अनुवर्तन। जब पौधे का भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। आंसर सी। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है, तो ये वायु है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में 2012 में जो पूछा गया था वो 2018 में पूछा था। क्वेश्चन सेम है, देखिए ऑप्शन भी सेम है, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पिछले ईयर भी वाले भी पूछे जाते हैं। ये 2012 का प्रश्न था और पिछले जो प्रश्न आया था 2018 में था और सेम ऑप्शन भी रिपीट हुआ है। पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। अगला प्रश्न है, पौधों की प्रकाश संश्लेषी क्रिया मनुष्यों सहित पृथ्वी पर सभी प्राणियों को जीवित रखने का काम करती है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता,
तो इसका आंसर होगा मेल्विन केल्विन, आंसर सी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। फलों को पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीन के छिड़काव द्वारा रोका जा सकता है। यानी मान चलिए फसल पका नहीं और उससे पहले गिर गया तो वो फसल कोई काम का नहीं रहता है, इसलिए ऑक्सीन के छिड़काव के द्वारा फसल को गिरने से रोका जाता है। जैसे आम का जो है, आम पका नहीं या आम को बड़ा नहीं हुआ, उससे पहले अगर गिर जाएगा तो फसल की बर्बादी हो जाएगी, तो इसलिए उसे रोकने के लिए ऑक्सीन के छिड़काव द्वारा किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं यानी सोखते हैं, कौन सी गैस को लेते हैं? तो इस आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और छोड़ते कौन सी गैस को है? तो ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की भूमिका है। क्लोरोफिल की भूमिका क्या है? ये क्या करते हैं? प्रकाश का अवशोषण करते हैं क्लोरोफिल, इसीलिए जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो दिन में ही होता है। अगला प्रश्न है पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है। तो हरा क्लोरोफिल के कारण होता है, इसका आंसर होगा क्लोरोफिल का होना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं तो उसे कहते हैं श्वसन। इसीलिए क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण तो दिन में होता है, जबकि रात में ये श्वसन करते हैं और ये ऑक्सीजन उस समय ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात में ये पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक मात्रा सही है? तो इसका आंसर होगा सी। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। मिट्टी से भोजन नहीं अवशोषित करते हैं, खनिज लवण अवशोषित करते हैं, आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए समानता किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो ये प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है अंकुरन के लिए, जबकि पानी, हवा और ताप की आवश्यकता होती है अंकुरन के लिए। क्योंकि अब देख सकते हैं कि जब भी किसी बीज को बोते हैं तो ज़मीन के अंदर बोते हैं और ज़मीन के अंदर प्रकाश जाती नहीं है। वहाँ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? तो वहाँ नमी की आवश्यकता होती है, वहाँ ताप की आवश्यकता होती है और थोड़ा थोड़ा हवा की आवश्यकता होती है। इसीलिए सख्त मिट्टी में पौधे नहीं अंकुरित होते हैं, आंसर बी होगा यानी प्रकाश। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है रसारोहण, और यह किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम एक जटिल उत्तक है। पूछा जाएगा कि ये कौन सा जटिल उत्तक है? फ्लोएम और जाइलम जटिल उत्तक है, और जाइलम की मदद से जल का अवशोषण होता है, जल ऊपर चढ़ते हैं, और फ्लोएम की मदद से बने हुए खाद्य पदार्थ विभिन्न पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है दिन के समय पौधे। तो दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, आंसर ए। सभी सजीव पदार्थ अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। पौधों द्वारा किस समय ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति की जाती है? तो इसका आंसर होगा दिन के समय। रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है, क्योंकि पेड़ डैश छोड़ता है, तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये पहले ही बता चुके हैं, आंसर ए। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो इसका आंसर होगा जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का ऑक्सीकरण होता है, और इसी से ये O2 का
निर्माण होता है, O2 निकलते हैं, जबकि अपचयन किसका होता है, यानी अवकरण होता है CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और ग्रहण कौन सी गैस की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे बनाने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर डी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है जल के अपघटन से। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा कौन प्रदान करते हैं, प्रकाश प्रदान करते हैं। सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का प्रकार यह है, तो इसका आंसर होगा कैपिटुलम, आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ है, तो गाजर एक जड़ है, गाजर जड़ है, जबकि प्याज, आलू और अदरक ये तना के प्रकार हैं। मूल फसल का उदाहरण है, गाजर मूल फसल यानी जड़ है। पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलियम को जोरों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वह है, तो इसका आंसर होगा जाइलम। जाइलम मतलब जड़, यह जाइलम मतलब जल, जल को पौधे के विभिन्न भागों में ले जाते हैं, पत्तियों तक पहुंचाते हैं। अब है पौधों में जनन, तो पौधों में यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो पौधे का मुख्य जनन अंग कौन सा है, पुष्प है। और पुष्प से संबंधित ही इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जनन होता है, किस प्रकार से जनन होता है। कायिक जनन होता है जिसमें पुष्प की भूमिका नहीं होती है, लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, एक पुष्प में किस प्रकार से जनन होता है, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न है, कुछ पौधों की जड़ों उपजी और पत्तियां की डैश प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती हैं, तो इसका आंसर होगा वनस्पति प्रचार। कुछ पौधों की जड़ों उपजी और पत्तियां डैश प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधे विकसित होते हैं, तो वनस्पति प्रचार के माध्यम से यानी फूल के माध्यम से नहीं होती है, यानी पौधे के वर्धी भाग द्वारा ये अपना निर्माण करते हैं। पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें आनुवंशिकीय रूप से जनक के सभी गुण पौधों में होते हैं, तो इसका आंसर होगा वर्धी जनन। पहले ही बताएं, वर्धी जनन में ऐसा होता है कि इसमें बायोडाइवर्सिटी नहीं होता है, ज़्यादा विविधता नहीं होती है, उसके जो भी गुण हैं उसके संतति में विद्यमान होते हैं। लेकिन लैंगिक जब जनन होगा तो उसमें डाइवर्सिटी अधिक होती है, उसका गुण थोड़ा अलग हो जाता है, उसमें विविधता पाया जाता है लैंगिक जनन में। जबकि अलैंगिक जनन हुआ, जैसे वर्धी भाग से किसी पौधे को निकालना, तो उसमें सारे गुण जो होंगे संतति जनक कोशिका का वही संतति कोशिका में मौजूद होते हैं, और उसका जो भी गुण होता है उसके जिससे जन्म लेते हैं उसे पौधे में मौजूद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निषेचन के बाद डैश बीज में विकसित हो जाता है, तो निषेचन के बाद बीजांड बीज में विकसित हो जाता है, इसका आंसर होगा बीजांड। तने के जरिए डैश फैलता है, तो तने के जरिए गुलाब फैलता है, यानी गुलाब के पौधे का टहनी काट के आप दूसरे जगह लगा दीजिए, वो एक पौधा का निर्माण हो जाएगा, उससे भी गुलाब का फूल खिलने लगेगा, उसमें लैंगिक जनन नहीं होता है। इसी को कहते हैं
कायिक जनन या वर्धी जनन। अगला प्रश्न है पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? पार्थेनोकॉर्पी को निषेचन के बिना फलों का विकास को कहते हैं पार्थेनोकॉर्पी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करते हैं? तो इसका आंसर होगा एंडोस्पर्म, आंसर सी। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानिए जिसमें जड़ें, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो इसका आंसर होगा वनस्पति प्रजनन। निम्नलिखित में से किस पौधे की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है? तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइलम। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारण नहीं है? तो इसका आंसर होगा पौधे। क्रॉस परागण में पौधे के द्वारा नहीं होता है, जबकि जल, जानवर और वायु के द्वारा होता है क्रॉस परागण। फसल के पौधों के वे समूह जो वनस्पति पद्धति से उपजते हैं उसे कहा जाता है गन्ना, आलू और केला। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा लैंगिक प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है। पौधों का कौन सा हिस्सा रनर यानी घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होती है? तो इसका आंसर होगा तना। एक प्रसुप्त या डॉर्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अंकुरन कहा जाता है, आंसर सी। एक फूल का परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा परागन कहा जाता है, आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा उत्तक संवर्धन, आंसर सी। वह पौधों के कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? तो इसका आंसर होगा पपीता। पौधों के कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, उसके लिए उसका बीज रोपा जाता है। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है? तो इसका आंसर होगा भ्रूण के रूप में होता है। ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे उसे डैश कहते हैं। ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित होने लगी उसे कहते हैं वनस्पति प्रजनन, आंसर ए। अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है। अलैंगिक प्रजनन परागकण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। परागकण परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। परागन के बाद डैश होता है। परागन के बाद उर्वरन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? पौधे के तने के माध्यम से गुलाब प्रजनन करता है। निम्नलिखित में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? अंडप में बीजांड उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो पर निषेचन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। हवा के परागन को क्या कहा जाता है? हवा के परागन को कहा जाता है एनीमोफिली। पर परागन डैश है। पर परागन परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार पर परागन कहलाता है। अब है आर्थिक महत्व के जीव एवं वनस्पतियाँ यानी 16वां चैप्टर। तो इस बुक का यानी पिछले 2018 में यानी कहीं 2018 से पहले 2016 में भी यानी 20 साल में सबसे अधिक जो प्रश्न आए हैं वो मोटा मोटी समझिए कि बायोलॉजी से ही आए हैं। और इस बुक में बायोलॉजी के चैप्टर
बहुत बड़े थे, बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक था, अधिकतर प्रश्न आए हुए थे, इसलिए सबसे पहले आपको बायोलॉजी को क्लियर करना है, बायोलॉजी के प्रश्नों को देख लेना है। तो चलिए देखते हैं आर्थिक महत्व के जीव एवं वनस्पतियाँ, इससे संबंधित यानी कौन कौन से वनस्पति के से हम उसका उपयोग करते हैं, उसके पुष्प भाग से किस बीज की, किस पौधे के पुष्प भाग का हम लोग प्रयोग करते हैं और किस पौधे के फल का हम प्रयोग करते हैं, किस पौधे के हम उसके छिलके का उपयोग में लाते हैं। तो उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में। किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, आंसर ए। डैश का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है? सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है वनीला, आंसर ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका आंसर होगा सराडीन। लिटमस का घोल डैश से निकाला जाता है? लिटमस का घोल लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस का घोल लाइकेन से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका कहते हैं वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, आंसर बी। एंटीबायोटिक डैश कवक से प्राप्त किया जाता है? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है। इनमें से कौन एक पादप उत्पाद नहीं है? तो इसका आंसर होगा शहद पादप उत्पाद नहीं है। शहद निकाला जाता है किससे? मधुमक्खी के छत्ते से, और यानी मधुमक्खी से उत्पादन होता है। ये पादप से उत्पादन नहीं होता है, यानी पौधे से उत्पादन नहीं होता है। जबकि जूट पौधे से प्राप्त किया जाता है, रबर भी पौधे से प्राप्त किया जाता है, सागौन का लकड़ी होता है जो पौधे से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? ऊन या फाइबर के लिए पाला जाएगा किसको? अल्पाका को। अल्पाका एक भेड़ का ही नस्ल है। निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में किसमें होता है? सेब में होता है। सामान्यतः किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? तो नीम के टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक है, यानी ऑल फैक्ट्री है? तो इसका आंसर होगा वनीला। ऑल फैक्ट्री है यानी सूंघ के पता कर लिया जा सकता है, यानी किसी अम्ल या क्षार में हम डुबाएंगे तो उसका गंध बदल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कुनैन का एक स्रोत है? तो कुनैन का स्रोत सिनकोना की छाल, सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। इनमें से कौन सा जानवर सामान्यतः छोटी गाड़ी खींचता है? छोटी गाड़ी कौन खींचता है? घोड़ा। स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? यानी बुद्धिवर्धक चूर्ण, ब्राह्मणी पौधे। चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को डैश द्वारा बेहतर किया जा सकता है? नीले हरे शैवाल के द्वारा बेहतर किया जा सकता है। पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलती है? पौधे के किस भाग से? फली भाग से हमें कॉफ़ी मिलती है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? आंसर होगा प्यूपा, आंसर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? मानव निर्मित तंतु है रेयॉन। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? अल्कोहल उद्योग में ईस्ट का उपयोग होता है। अब है आगे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और कूट को बताना है। सूची 1 कुनैन। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो छाल से, सिनकोना की छाल से कुनैन का प्राप्त किया जाता है। 1 का 3 होगा। और उसके बाद डिजिटाइलिक पत्तियाँ,
रोवोल्फिया जर। अब एक बचा हीरोइन। हीरोइन किससे? फल से। आंसर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? नाइट्रोजन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, जल गैस ये सारे जीवाश्म ईंधन हैं। जेली, स्टार्च, प्रोटीन उदाहरण है। ये द्रव का ठोस में विलयन से उदाहरण है। आंसर सी। किसकी उपस्थिति के कारण कुछ तेल संपन्न बीजों को लंबी अवधि तक उनके तेल में किसी परिवर्तन के बिना जमा किया जा सकता है? उसका आंसर होगा असंतृप्त वसा अम्ल। आंसर डी। कौन सी दवा टाइफाइड उपचार में लगती है? क्लोरोमाइसिटिन टाइफाइड उपचार में लगती है। असत्य फल उत्पन्न होता है। असत्य फल परागकोश से, अंडक से, अंडाशय से, बीजाणु से। तो इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है? तो इसका आंसर होगा मूंगा। कीट से ही होता है, यह समुद्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पौधे में डाइकेसियल साइम इनफ्लोरेसस पाया जाता है? इसका आंसर होगा जैस्मीन। आंसर सी। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट यानी खाद किस तरह की खाद है? तो इसका आंसर होगा केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट। यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? इसका आंसर होगा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है यूरिया। आंसर ए। उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है, तो क्लोरीन अनुपस्थित होता है उर्वरक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उर्वरक को अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर आधारित कर तैयार किया जाता है? इसका आंसर होगा यूरिया को उत्पादित किया जाता है। पौधों में नाइट्रोजन के लिए अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो यूरिया है। पौधों में उर्वरक के लिए अच्छा नाइट्रोजन यूरिया है। अगला प्रश्न है, बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नयुक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा पोटाश। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। आंसर सी। तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल चीड़ नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। आंसर डी होगा। इनमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त हैं? तो ये सूत, यानी ये सूत मतलब क्या? ये कपास वाले सूत, जो जिसको सूती कपड़ा में आग कम पकड़ता है। आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है प्राप्त होती है? आंसर होगा पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन से घटक मिट्टी बनाते हैं? तो महीन, पाउडर, सैल पदार्थ तथा खाद मिट्टी। आंसर सी। अगला प्रश्न है, कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कोको का कौन सा भाग? बीज। आंसर ए। प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज परिवर्तित रूप किसका है? तने का परिवर्तित रूप है प्याज। देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बोल रहे हैं फिर नहीं बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधों का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते? तो इसका आंसर होगा चीड़ बीज। आंसर डी। कपास प्राप्त होता है। कपास किससे प्राप्त होता है? कपास बीज से प्राप्त होता है। आंसर सी। निम्नलिखित में से लुप्त प्राय प्रजाति का युग्म कौन है? लुप्त प्राय प्रजाति का युग्म गार्डन लिजार्ड, मैक्सिकज प्राणी। आंसर ए। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। आंसर ए। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? बीन्स।
निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा गन्ना। रेड रॉट रोग गन्ना में ही पाया जाता है। आलू उदाहरण है, आलू रूपांतरित तने का उदाहरण है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। काली मिर्च का पादप एक डैश है। काली मिर्च का पादप एक लता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। रुक्षांश या मोटा चारा जो हमारे भोजन का आवश्यक अंग है में काफ़ी मात्रा में होता है, न पचने योग्य। इसका आंसर होगा सेल्यूलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट। आंसर ए। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? सेब का मांसल पुष्पासन खाया जाता है। और हम लोग गरीब के लिए जब भी छठ पूजा आता है तभी सेब खाने को मिलता है। कोई बात नहीं, जल्दी जॉब्स लीजिए, नौकरी होगा, सेब अपना भी खाइएगा, अपने होने वाली बीवी को भी दीजिएगा, माता पिता को भी दीजिएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी मेहनत कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, सेब बहुत मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है। भारत की कौन सी कंपनी एशिया की एकमात्र विटामिन B12 की निर्माता है? विटामिन B12 की निर्माता मेरिंड। आंसर बी। गन्ने मतलब केतारी, हम अपने देसी भाषा में कहते हैं केतारी। गन्ने के तने में रक्त बहाव किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है। आंसर ए। निम्नलिखित फसलों में से किसमें नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण समानता सबसे अधिक होता है? जैविक स्थिरीकरण किसमें होता है? दालें में होता है। आंसर ए। एक विशिष्ट फसल है। एक विशिष्ट फसल क्या है? रबी की फसल। देखिए उसमें ऑप्शन दिया है एक विशिष्ट फसल, ये सारे गुण मौजूद होंगे। ऐसी फसल रबी फसल है जो साधारणतः गेहूं के साथ उगाई जाती है, जिसे जलोढ़ मिट्टी चाहिए। इन तीनों गुण किसमें पाया जाएगा? ये पाया जाता है सरसों में। आंसर बी होगा। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। तालों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया डैश कहलाती है। मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है पीसीकल्चर। इसको याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? पीसीकल्चर मत्स्य पालन। इसको याद रखने के लिए मछली को क्या करिएगा? लाने से पहले काटिएगा, उसको पीस बनाइएगा, पीस बना के उसको बनाइएगा। तो इसीलिए मछली को पीस बनाया जाता है, तो इसीलिए हम उसको पढ़ेंगे पीसीकल्चर में। याद रखने के लिए ऐसा है। और एक है मधुमक्खी पालन, उसको कहते हैं एपीकल्चर। तो आप उसको कैसे याद रखिएगा? पीसीकल्चर, एपीकल्चर। पीसीकल्चर को याद रखने के लिए आपने क्या किया था? मछली को पीस में बांट दिया था, तो उसको कहें पीसीकल्चर। लेकिन एपीकल्चर में, एपीकल्चर यानी शहद, शहद को क्या कीजिएगा? पी जाइएगा। किसको पीजिएगा? शहद को, इसलिए उसे कहते हैं एपीकल्चर। चलिए इतना जान लिए। फिर अगला प्रश्न है। निम्नलिखित सूचना से फसल की पहचान कीजिए। निम्नलिखित सूचना से फसल की पहचान कैसे कीजिएगा? तो उसका दिया हुआ है 3 गो स्टेटमेंट, और उसके आधार पर देखिएगा कि इस कौन से फसल का गुण है। पहला गुण, अधिकांश रूप से दक्षिण पश्चिम भारत में उगाई जाती है। दक्षिण पश्चिम भारत का मतलब क्या है? केरल के साइड में, यानी ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पश्चिम, इसी क्षेत्र में उगाया जाएगा। ऐसे मान लीजिए ये आपका है भारत का नक्शा, तो ये इस क्षेत्र में कौन से फसल उगाया जाता है। इसकी खेती के लिए अच्छी जलोत्साहित मृदा आवश्यक है। ये लोचदार है, तो इसका आंसर क्या होगा? कपास। और ये कहाँ पाया जाता है? अधिकतर गुजरात में, गुजरात और महाराष्ट्र। और गुजरात महाराष्ट्र यहीं तो आता है, यहीं तो आता है।
अगला प्रश्न है, गेहूं की चूर्णिल आशिता का कारण है। इसका आंसर होगा फंजाई। नींबू व ग्रेपफ्रूट में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? नींबू व ग्रेपफ्रूट में कौन सा उपस्थित रहता है? साइट्रिक एसिड उपस्थित रहता है। आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बांस किस कुल का पौधा है? बांस क्या है? घास है। घास है बांस, कुछ नहीं है, घास है। और घास को से ही हम घर बना लेते हैं। सोचिए, किस घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया? पीएच स्केल किसने दिया? सोरेंसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था पीएच स्केल। पीएच स्केल में क्या होता है? ऐसे एक स्केल होता है, इसमें 0 से लेकर यहाँ 7 तक होगा, उसके बाद 7 से लेकर 14 तक होगा, और 0 से 7 तक जो संख्या दिखाएगा उसको अम्लीय, 7 से 14 के बीच ये क्षारीय। तो जान लिए, जो 7 से कम जिसका पीएच होगा वो अम्लीय, 7 से अधिक जो जिसका पीएच होगा 14 के बीच होगा क्षारीय, 14 होगा तो सबसे ज़्यादा क्षारीय, ये 0 के इसके आसपास होगा तो सबसे ज़्यादा अम्लीय, 7 जब होगा तो ये हो जाएगा उदासीन। भैया उदासीन हो जाओगे, उदास नहीं मतलब कि नहीं, उदासीन मतलब क्या? ना ही अम्ल है ना ही क्षार है, हो गया उदासीन। चलिए अगला प्रश्न, अदरक होता है, अदरक 100 बार बोल दिए हैं, अदरक अदरक अदरक, अदरक प्याज आलू, अदरक प्याज आलू, ये सभी क्या होते हैं? तना होते हैं। आंसर डी। चलिए कुछ कॉमेडी होना चाहिए क्योंकि अब बहुत समय हो गया है और आपको देखते देखते मूड गर्मा गया होगा, इसलिए बीच बीच में मस्ती होना चाहिए। मिट्टी के खारापन एवं क्षारीयता समस्या का समाधान है। तो क्षारीयता समस्या का समाधान खेतों में क्या मिला देंगे? इसको क्षार से कर देता है। क्षारीयता मतलब थोड़ा घट जाना चाहिए, तो इसका आंसर होगा जिप्सम को मिला दीजिए, क्षारीयता घट जाएगी। केंचुओं से क्या लाभ होता है? केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो लाभ जो होता है तभी तो उसे मित्र कहा जाता है। तो यह जमीन को उपजाऊ बनाता है, इसीलिए कहते हैं केंचुओं को किसान का मित्र। प्याज है, प्याज क्या है? प्याज एक बॉल्ब है और ये प्याज एक तना भी है। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व समानता होता है? कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अलावे कार्बनिक है तो कार्बन होगा। आंसर डी। कृत्रिम औषधि का एक उदाहरण है, कृत्रिम औषधि का एक उदाहरण है एस्पिरिन। एस्पिरिन आमतौर पर प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग का होता है? मसाला लौंग किस भाग से होता है? तो फूल की कली का। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? प्राकृतिक रूप से कौन सा खट्टा है? सिरका है खट्टा, इसे ही कहा जाता है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH, इसे की ही कहा जाता है सिरके। अगला प्रश्न है, एरी सिल्क फिलोसेनिया रिसिना सिल्क वर्ग द्वारा पैदा किया जाता है, निम्नलिखित किस पौधे पर इसको पालते हैं? इसका आंसर होगा कैस्टर अरंडी। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पीय पौधा भारत की उत्पत्ति का है जिसे भारत से ले जाकर अनेक देशों में विकसित किया गया है? इसका आंसर होगा आर्किड। आंसर बी। अरे क्वेश्चन कितना है, ख़त्म नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीडीटी का उपयोग है कीटनाशक के रूप में। डीडीटी का उपयोग किसमें किया जाता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। रोहम्बिक मोनोसाइक्लिक एवं प्लास्टिक सल्फर है। आंसर होगा सी एलोट्रॉप्स। सॉरी दोस्तों, मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी हम लगातार
आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट। हाँ, वो सर को याद आ गया, वो सर भी कभी कभी हमारा दिमाग पर आ जाता है, इसलिए छोड़िए, खाली सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ देखिए, आप खत्म होने वाले। ऑक्सीकरण निम्नलिखित में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है F2O। क्विनोन, जिसका प्रयोग सामान्यतः मलेरिया के लिए किया जाता है, एक पौधे से प्राप्त होती है। पौधे के किस भाग में यह औषधि निकलती है? पौधे के किस भाग से यह औषधि निकलती है? तो पौधे के किस भाग से औषधि निकलती है? तो ये छाल से होगा, आंसर होगा तनों की छाल से, आंसर डी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन का फिक्स हो जाना के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। किसके जड़ में पाया जाता है? ये दलहनी पौधे के जड़ में पाया जाता है, यानी सिम्बी पौधे, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? आंसर होगा शैवाल। निम्नलिखित में से कौन पेड़ के नीचे उगता है? पेड़ के नीचे चिलिया, बादाम, पीनट, ये पेड़ के नीचे उगता है। पत्ता गोभी पेड़ के नीचे नहीं, ऊपर उगता है। बंगाल चना, रंडी, ये सभी पेड़ के ऊपर उगते हैं, लेकिन चिलिया, बादाम ज़मीन में उगते हैं। उसको कोड़ के निकाला जाता है, तब वो खाने योग्य होता है। साफ़ सुथरा करके ऐसे ही नहीं खा जाइएगा मिट्टी समेत। चलिए, अब ये ख़त्म हुआ। अब आया है 17वां टॉपिक यानी 17वां चैप्टर, आनुवांशिकी इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही थोड़ा नंबर है, तो अगले वीडियो में देखते हैं। ऐसे भी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो चलिए भैया, कैसा लगा वीडियो कमेंट में लिखिए। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, ख़राब लगा तो बहुत ख़राब लगा वो भी लिखिए। अगर आपका समय बर्बाद हुआ तो वो भी लिखिए। अगर गाली देना है नहीं दीजिएगा, छोड़िए, लेकिन जो ख़राब लगा लिख दीजिए, जो जैसा लगा। अगर अगला वीडियो किस प्रकार से किस टॉपिक पर आना चाहिए, तो हम तो पहले तो इसको ख़त्म करेंगे, और किस टॉपिक पर आना चाहिए, क्या चीज़ आपको ज़रूरत है, अरे लिखिएगा तभी तो पता चलेगा। तो इसलिए पढ़िए, समझिए, और जो दिक्कत हो शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम एक एक बच्चे यानी दोस्त के हर एक दोस्त के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। और यहाँ नहीं दिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल पर आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, हर एक चीज़ का रिप्लाई देते हैं, चाहे अंदरूनी बात हो या बाहरी बात हो, सब बात को बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। पढ़िए बढ़िए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दीजिए, लाल का बटन को टिपिए, घंटा को दबाइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार हे मेरे भैया शेयर कर दीजिए वीडियो को। धन्यवाद, नमस्कार। जल्दी से 1000 पुरा दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम ही बचा है 1000 सब्सक्राइबर पूर्णे में। तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब एक एक करके करते जाइए, तो जल्दी से ना 2 दिन के अंदर हो जाएगा 1000। पहले तो भैया 1000 पुरा दीजिए, उसके बाद आपको बहुत वीडियो लंबा अच्छा देंगे। थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है। धन्यवाद, नमस्कार भाइयों, दोस्तों, और क्या बोलें, कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए जाइए पढ़िए।